एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे ब्रायोफाइट्स को, जो कि इसका मैं डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ यहाँ पे कि ब्रायोफाइट्स क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है, कहाँ पे पाया जाता है और इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों ही क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ये कंटेंट मिल सके। ओके नाउ मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया। चलिए, मैं और भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. जैसा कि ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले इनमें मोसेस भी मिलते हैं और लिवरवोर्ट्स भी मिलते हैं। इसके आगे आप लिवरवोर्ट्स और मोसेस को सेपरेटली पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ग्रोइंग एरिया, जैसे कि ग्रो कहाँ पर करते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में करते हैं और मॉइस्ट शेडेड वो भी हिल्स में करते हैं। नाउ उसके बाद ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rock soil. ओके ना, तो कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स जो है इनको एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। अच्छा, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है कि एम्फीबियन मतलब जो बोथ मतलब डबल जगह सर्वाइव करें, जैसे कि लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये इनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। बट ये है कि इनको वाटर में सर्वाइव करने की नीड है, क्योंकि इनको वाटर को फर्टिलाइजेशन करने के लिए नीड है, इसलिए वाटर की भी इनकी ज़रूरत पड़ती है और ये लैंड एरिया में भी सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। उसके साथ ही साथ ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअली करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके पास होगी। यूजली अकर इन डैम्प एरिया में सेक्सुअल होंगे। ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सक्सेशन बेयर रॉक्स सॉइल में सॉइल को होल्ड करने में, रॉक्स को बेयर करने में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज टू मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गा। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरट। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो बहुत ही डिफरेंट होगी अलगा से। और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इनके पास थैलस पाया जाएगा। तो थैलस क्या है, तो थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर, थैलस को हम उस चीज़ में कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी बॉडी में कोई भी ट्रू चीज़ प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप इसका फिगर देख सकते हैं, ये ब्रायोफाइट्स का फिगर है, तो इसमें आपको कोई लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, कोई रूट नहीं दिख रहा होगा इनके पास, कोई आपको स्टेम नहीं दिख रही होगी। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम थैलस बोलते हैं। मतलब कोई भी ट्रू रूट्स प्रेजेंट ना होना, ट्रू लीव्स ना प्रेजेंट होना, ट्रू स्टेम ना प्रेजेंट होना, तो ये पार्ट इनका थैलस कहलाता है। ठीक है, तो इस सबको हम बोलते हैं थैलस। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रैक्टम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। ये मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं। कौन, तो ये राइजोइड्स। अच्छा, राइजोइड्स क्या है, तो राइजोइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो राइजोइड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम ये स्पोरोफाइटिक होते हैं। तो राइजोइड्स भी एक तरह से स्पोरोफाइटिक है, मतलब एक रूट जैसा स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में वो रूट है नहीं, एक रूट जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। आगे बात करते हैं अगर, तो दे अटैच टू द सब्सट्रैक्ट by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true root system or main or leaf. They may possess root like, leaf like और stem like structure. इनके पास मतलब उसके जैसा स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में वो है नहीं। मतलब एक्चुअल में उसके पास रूट नहीं है, एक्चुअल में उसके पास लीफ नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी जो इसकी है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब एन।
अच्छा, बहुत सारे लोगों को हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कन्फ्यूज़न होती है, मैम 2n क्या है, n क्या है। तो अगर मैं 2n की बात करूँ, 2n डिप्लॉइड कहते हैं ऐसी कंडीशन जब हमारे पास क्रोमोसोम कंटेंट मतलब 2 हो तो उसको 2n इस तरह से हम कहते हैं, और n मतलब क्रोमोसोम कंटेंट सिंगल हो तो इसको n कहते हैं। इस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कंडीशंस है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स बनाते हैं, हेंस इट कॉल गैमेटोफाइट। अगर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन बायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड दे प्रोड्यूस बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स। तो कहने का मतलब है कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इनको हम गैमेटोफाइट्स कहेंगे। इनके पास जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास। अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं यहाँ पर, एंथ्रीडियम। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है तो वो जिस तरह से जू बनाएगा मतलब स्पोर्स बनाएगा, वो स्पोर्स बायफ्लैजिलेटेड होंगे, उनके पास 2 फ्लैजेला होगी और उसको हम एंथेरोजोइड्स कहते हैं। तो इतनी पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बताते हैं कि द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया, इसको बोलते हैं हम आर्चिगोनियम। अभी तक कि यहाँ पे पिस्टल कार्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं आया है, अभी यहाँ पे आर्चिगोनियम ही फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। इट फ्लास्क शेप की होगी एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगी। द आर्चिगोनियम आर रिलेटेड इनटू वाटर where they come in contact with archegonium एंड इसके साथ ही साथ इनके पास जो आर्चिगोनिया होगी मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके पास कोई फ्लास्क शेप जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंगल एग रिलीज़ करेंगी और उसके साथ ही साथ इनको वाटर में ये रिलीज़ करती हैं, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन पहले ही मैंने बताया तो इसलिए वाटर में ही सर्वाइव करती हैं। एंड रिलीज़ वाटर फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विद आर्चिगोनियम, वाटर में रिलीज़ करेंगी तो वो आर्चिगोनियम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएगा वाटर के थ्रू। एंड एंथ्रोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जायगोट, जब भी एग प्रोड्यूस होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनना ही एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अच्छा, रिडक्शन और इक्वेशन डिवीजन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हमारी नेक्स्ट क्लासेस जो मैंने कवर की थी। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, जो मियोसिस है, मियोसिस आपने सुना होगा, मियोसिस वर्ड आपने पढ़ा होगा। तो जो मियोसिस है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है। अच्छा, मियोसिस में अगर मैंने कहा कि मियोसिस जो सेल है, हैप्लॉइड सेल है, उस पर क्या हो रहा है कि अगर रिडक्शन डिवीजन हो रहा है तो मुझे n/2 नहीं बनाना है, वहाँ पे n/2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब जब फ्यूज़ होते हैं तब उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, तब जाके कहीं ना कहीं हमारे पास n बनता है, मतलब हैप्लॉइड सेल बनता है। और इक्वेशन डिवीजन का वही अपोजिट हो जाता है, कोई 2 डिप्लॉइड सेल मतलब डिप्लॉइड सेल जो है वो जब फ्यूज़ करेंगे और जब वो डिवाइड होंगे, सेपरेट होंगे, तब वो क्या करेंगे, तब वो बनाएंगे हमारा इक्वेशन डिवीज़न, तब वो इक्वेशन डिवीज़न कहलाएगा। तो ये चीज़ें अपने, ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो बायोलॉजी कोई भी डिफरेंट नहीं है, बायोलॉजी में बस ये पॉइंट है कि आप उसको उसकी लैंग्वेज को कितना इजीली समझ सकते हैं। हम जितने इजीली उसके हर एक पॉइंट को समझ पाएंगे, बायोलॉजी उतनी ही ज़्यादा ईजी है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा। तो दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट आर derives nourishment from it. Some cells to the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. The spores germination to produce gametophyte. तो इनके पास मल्टी सेलुलर बॉडी होगी जिसको हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होंगे, नॉट फ्री लिविंग होंगे बट अटैच होंगे फोटोसिंथेसिस टू द फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट में, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सम सेल स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, कुछ रिडक्शन डिवीजन करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, जैसे ही ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे बनाएंगे गैमेटोफाइट। अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करूँ तो पहले क्या होगा, पहले ये हैप्लॉइड होंगे, फ्यूज़ करेंगे, आगे जाके जर्मिनेट होंगे और गैमेटोफाइट बनाएंगे। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इनकी बहुत क्या कह लें, थोड़ी बहुत इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। बट मॉसेस प्रोवाइड फूड एंड हर्बिशियस एनिमल्स,
जो हर्बीवोर होते हैं, आपने सुना होगा हर्बीवोर, कार्निवोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हर्बीवोर होते हैं, जो ओनली प्लांट पे डिपेंड हो गए, उनको फूड प्रोवाइड करेंगे कौन? आपके मॉसेस, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स को भी। स्पीसीज जैसे कि स्पैगरम, अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल, इस फ्यूल के रूप में काम आएगा। एज ए पैकेजिंग मटेरियल टू ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। कोई भी लिविंग मटेरियल उसको ट्रांसफ़र करने में इनका यूज़ होता है, क्योंकि इनके पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। दैट्स वाई इनके अंदर कोई भी मटेरियल को हम अगर स्टोर करें तो वो ख़राब नहीं होगा और उसको हम ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं इधर से उधर। Mosses along with lichens are the first organism to colonize rock and hence mosses और lichens फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनिज्म जो colonize करती है rocks and hens को, are of great ecologic important, बहुत great role है इनका। They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of the higher plants. Since mosses form dense mates on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कि इनका इकोलॉजिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रॉक्स को, जैसे कि रॉक्स को बेयर करती है, मतलब काटती हैं, कटाव करती हैं रॉक्स का, मिट्टी को होल्ड करने में इनका काम है। तो इसलिए सॉइल इरोशन को कम कर सकती हैं, क्योंकि मिट्टी को जब होल्ड कर रही है तो सॉइल इरोशन नहीं होगा। मतलब ये सारे इनके जो वर्क है जिसकी वजह से ये इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लिवरवॉर्ट, सेकेंड है मॉसेस। तो इनकी दोनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि लिवरवॉर्ट्स की बात करें, अच्छा उससे पहले मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँगी। ये फिगर देखिए ब्रायोफाइट्स का है। पहला जो है ऊपर वाला दोनों फिगर आपको लिवरवॉर्ट्स के दिख रहे हैं। लिवरवॉर्ट्स पे मार्केंशिया, जिस पे फीमेल थैलस एंड मेल थैलस आर डिफ्रेंशिएटेड। ए वाला जो है आपका फीमेल थैलस है, तो कि फीमेल थैलस में ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया जो आर्चिगोनिया है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे जितने भी इस फीमेल स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे ऊपर जो टॉप पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड साइड में बी नंबर वाला मेल थैलस है। मेल थैलस में ऊपर आपको एंथ्रियोस्पोर्स दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा नेक्स्ट है जेमा कप। जेमा कप क्या है? तो जेमा कप इज़ अ फोटोसिंथेसिस टर्म। ये इसमें फोटोसिंथेसिस होती है जेमा कप में। राइजोइट्स को मैंने अभी बताया, राइजोइट्स क्या है? तो राइजोइट्स स्पोरोफिटिक होता है। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं आर्चिगोनियम, एंथ्रियोगोनियम, वो जो स्पोर्स के पास होंगे, और नीचे वाले जो है वो स्पोरोफिटिक होंगे। मतलब कि राइजोइट्स आपका एक तरह से स्पोरोफिटिक है, ये होल्ड करने में कैपेबल है। उसके बाद अगर हम नीचे सी वाले स्ट्रक्चर की बात करें, तो सी वाले स्ट्रक्चर मोसेस का है, जिसमें फ्यूनेरिया एग्जाम्पल है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एंड डी वाले की हम बात करें तो स्पेगनम है गैमेटोफाइट में। तो डी वाला जो है वो डी वाला जो है वो स्पेगनम है, और सी वाला आपका फ्यूनेरिया है, जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों है। ओके ना, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लिवरवॉर्ट्स। Liverworts grow usually in moist-shady habitats such as banks of stream, marshy ground, damp soil। अच्छा मुझे आपको एक बात बतानी है, जैसे कि क्लाइडोमोनास की, जब मैंने अलगी आपको पढ़ाया था तो क्लाइडोमोनास की बात की थी। क्लाइडोमोनास को रिसेंटली प्रोटिस्टा में कर दिया गया है, उसको प्रोटिस्टा में रखा गया है प्लांट से हटाकर। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जो क्लाइडोमोनास है वो क्या है, प्लांट है, प्रोटिस्टा है या एनिमिलिया है, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दे, तो आप प्रोटिस्टा की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसको प्रोटिस्टा में अभी रिसेंटली में रख दिया गया है। जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें एक कहीं वर्ड क्लाइडोमोनास का भी आया था, जो कि वो प्रोटिस्टा में रख दिया गया, इसलिए अच्छे से उसको याद करिएगा। ये क्लाइडोमोनास अब आपको प्रोटिस्टा में ही मिलेगा। ओके ना, सो लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो द लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट स्टेडी हैबिtat सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। तो ये कहाँ आपको मिलेंगे? ये लिवरवॉर्ट्स मिलेंगे मॉइस्ट प्लेसेस पे, सैडी प्लेसेस में,
बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब कि जो रिवर होता है, बैंक ऑफ रिवर में, बैंक ऑफ अलग अलग एरिया में, माशी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री में आपको मिलेंगे, डीप इन द वुड्स में मिल सकते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इस थैलॉइड होगी इनकी प्लांट बॉडी, जैसे कि मार्केशियस का एग्जाम्पल है। तो थैलस के बारे में किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मैंने इससे पहले थैलस के बारे में आपको डिफ़ाइन किया है। द थैलस इज़ डोर्सी वेंट्री। अच्छा, डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डोर्सल, जैसे आपको पता है कि आगे वाला जो रीजन है वो वेंट्रल कहलाता है, बैक वाला रीजन डोर्सल है। तो इनकी बॉडी इस तरह से होगी कि डोर्सल वेंट्रल होगी, मतलब कि फ्लैटेंड होगी, डोर्सल वेंट्रल आपको दिखेगी। जैसे कि अगर मैं लिवर वॉर्स का एग्जांपल देखूं, तो लिवर वॉर्स में मार्केशिया का आप देख सकते हैं फिगर, ये फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड मतलब डोर्सल वेंट्रल साइड का इसका पोर्शन इस तरह से आपको दिखेगा, फ्लैटेंड बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं डोर्सी ventrally. Now, and closely pressed to the substrate. The leaf member have tiny leaf-like appendage in 2 rows on the stem-like structure. इनके पास लीफ मेंबर्स होंगे, मतलब एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, बट मैंने अभी कहा ना कि इनके पास एक्चुअल में ट्रू लीव्स नहीं होती, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, टाइनी लीव्स होंगे, इनके पास अपेंडेज होंगे। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation. Asexual reproduction होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा ऑफ द थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा। जेमा इज़ अ ग्रीन मल्टीसेलुलर आसेक्सुअल बर्ड। अच्छा, ये बर्ड्स है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूज़ आती है। बर्ड्स है तो रिमूव होगी, कहीं आगे जाके जर्मिनेट करेगी, वहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगी, इस तरह से इसका फीचर है। डेवलप इन स्मॉल receptacle called gemma cups located on the thalli. The gemma become detached from the parent body and germinate to from new individual. जेमा कप डिटैच होगी जब पेरेंट बॉडी से। बर्ड्स का क्या काम होता है? बर्ड्स ग्रो करते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, बर्ड्स बना देते हैं, फिर बर्ड्स वहाँ से डिटैच होगा, बर्ड्स कहीं भी जाके जर्मिनेट करेगा, तो वहाँ पे वो उसी का न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये एक तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि यहाँ पे जेमा कप के थ्रू होती है। नाउ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ऑर्गन आर प्रोड्यूस इधर मेल एंड फीमेल ऑन द डिफरेंट थैलाई। The sporophytic is differentiated into a foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule, इनके जो sporophytic body होगी वो differentiated होगी foot में, foot, seta and capsule में, इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं foot कहाँ पे, seta कहाँ पे, capsule कहाँ पे, मतलब इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। Now, उसके साथ ही साथ आफ्टर meiosis spores are reproduced by within the capsule. These spore gametes to form free living gametophyte. ये सारे के सारे gametes free living होंगे जो कि gametophyte बनाएंगे, यानी पहले स्पोरोफाइट होगा, फिर gametophyte बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर gametophyte बनेगा, इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है, तो इनके में होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इनकी चलती है। पहले डिप्लॉइड होगा, पहले हैप्लॉइड होगा, फिर डिप्लॉइड बनेगा, फिर हैप्लॉइड बनेगा, मतलब इस तरह से हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इनकी चलेगी। ओके, नाउ मोसेस की बात करें तो द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इन द मोस ऑफ द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इनके पास जो प्रीडोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, और इनके पास 2 स्टेज मिलेगी। जैसे फर्स्ट स्टेज जो होगी वो प्रोटोनेमा होगी, जैसे कि द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, जो डायरेक्टली स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग मतलब रेंगने वाली होंगी, ग्रीन ब्रांच होंगी, और उसके साथ फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज इनके पास प्रोटोनेमा में मिलेगी। अगर मैं सेकेंड स्टेज की बात करूँ तो द सेकेंड स्टेज इज़ अ लीफी स्टेज, जो कि लीफ जैसा स्टेज है, और विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज अ लेटरल बर्ड इनके पास मिलेगी। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। इनके पास उस स्टेज में सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। मल्टीसेलुलर ब्रांच इनके पास राइजोइड्स मिलेंगे,
एंड अपने एक्सेस पे स्पायरली अरेंज लीफ को अरेंज करेंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन होगा, बर्डिंग होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। लीफी शूट्स प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सेटा एंड कैप्सूल। The sporophyte is mosses is more elaborate than that the liverworts. मॉसेस ज़्यादा इलेबोरेट है लिवरवॉर्ट से। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, जो कैप्सूल है वो स्पोर्स को कंटेन करेगा। अच्छा, स्पोर्स एक तरह से आप इनको गैमेट्स ही कह सकते हैं, बट स्पोर्स हैं तो स्पोर्स एक पूरी बॉडी होती है, बट आप इसको गैमेट्स भी कह सकते हैं एक तरह से। स्पोर्स आर फाउंड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स आपको मियोसिस के बाद मिलेंगे। द मॉसेस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्जल। इनके पास बहुत ही ज़्यादा एलाबोरेट स्ट्रक्चर होता है स्पोर्स डिस्पर्जल का। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस फ्यूनेरिया, पॉलिंड्रिया एंड स्फैगनम। तो अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सबसे पहले जो आपका फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फ्यूनेरिया गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों प्रेजेंट होती है। इनका जो राइजोइड्स है, राइजोइड्स एक तरह से आप देख रहे हैं राइजोइड्स यहाँ पे मेन एक्सेस जो कि इनका मेन, अच्छा इनमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, तो मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होगी। मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, गैमेटोफिटिक को और स्पोरोफिटिक को। तो नीचे जो लीफ से मेन राइजोइड्स तक की जो स्ट्रक्चर है वो आपका गैमेटोफिटिक है, और ऊपर से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्पोरोफिटिक है। यानी इनकी बॉडी दोनों है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक बोथ। जो स्पोरोफिटिक है वो डोमिनेंट इसमें स्टेज है स्पोरोफिटिक की, इसलिए डोमिनेंट करते हैं स्पोरोफिटिक। अब हम आगे बात करें तो इनमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जो आप गैमेटोफिटिक में देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अच्छा, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, तो जहाँ पे शीटा फूट एंड कैप्सूल दिख रहा है, तो ये शीटा फूट कैप्सूल देयर इज नथिंग। यहाँ पे आपको स्पोर्स दिखेंगे। यहाँ पे स्पोर्स कंटेन, ये जो आप ये वाला फिगर देख रहे हैं यहाँ पे स्पोर्स कंटेन होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स रखे गए होंगे। डी वाला जो एग्जाम्पल स्फैगनम का है। तो अगर हम स्फैगनम की बात करें तो यहाँ पे आर्चिगोनियम देख रहे हैं आप, आर्चिगोनियम अंदर साइड में आपको मिलेगा जो कि ब्रांच होगा। एंथ्रीडियल ब्रांच होंगे ऊपर साइड में, और अलग अलग डिफरेंट आपको ब्रांचेस मिलेंगी। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है ब्रायोफाइट्स का, वो यहाँ पे कवर हो रहा है। इफ़ आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट्स करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, अगर आप जो एक सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, हमारे लिए एक, आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, शायद मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं बच्चों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे और उतनी इच्छा मिलती है कि मैं आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ इसे ज़रूर शेयर करें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह ये फैले। क्योंकि मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, मतलब हम उनको एक्चुअल मीन हमें नहीं जब तक पता होता है तब तक हम उनको पढ़ नहीं सकते, हम उनको बता नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर होती है एनसीईआरटी रीड करने में। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को ओपन किया, मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ताकि बच्चों को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, क्योंकि मैं फेस करती हूँ, मैं क्लास जब 11th में लेक्चर लेती हूँ, क्लास लेती हूँ, मैं फेस करती हूँ बच्चों को। मैं जब बोलती हूँ कि एनसीईआरटी रीड करके आइएगा, तो वो पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता कि इसका मीन क्या होता है, इसका मीन क्या होता है। इसलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बेसिकली नीट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से ही पिक किए जाते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन लगती है उसको अंडरलाइन करिए, और साथ ही मेरे साथ आइएगा तो एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस लाइन को मैं पढ़ा रही हूँ। आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसमें आपको ये बताया कि आप इसमें 10 लाइन ज़रूर लिखें। मैंने आपको पढ़ा दिया,
आप जाइए, मत करिए इसको। आप अपने मन से जो आपने पढ़ा उसमें 10 लाइन ज़रूर लिखिए उसके बारे में, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ओके, मेरा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। मैं मिलती हूँ आपको मिलती है आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेरोफाइट्स होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।